नमस्कार। आज हम आपके सामने अपना 7वां वीडियो लेके उपस्थित हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात की थी और आप सब जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे सामने जनरेट हुआ था Q इज इक्वल टू एन, जिसमें Q गिवन चार्ज होता है, N इंटीजर होता है जैसे कि कल भी बताया गया था पूरा नंबर, और E वहां एलिमेंट्री चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नाम से भी आप उसको बोल सकते हैं। 1.6 10 to the power minus 19 कूलम के वो बराबर होता है। तो चलिए इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन, जिसे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम देखते हैं। और इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बाद फिर एक वर्कशीट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जो उसमें प्रॉब्लम्स आपकी जनरेट होंगी वो हम लाइव सेशन के थ्रू उनको सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेपर का पैटर्न जिस तरह का है, छोटे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, हु गेव थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जवाब है फेरेडे। जो फेमस साइंटिस्ट फेरेडे थे, उन्होंने हमें क्वांटाइजेशन की जो थ्योरी है उसको समझाया, उसको बताया एक्सपेरिमेंटली। क्वांटाइजेशन की थ्योरी को कहीं ना कहीं मिलिगन जो थे उन्होंने हमें दिखाया, समझाया था। तो देखिए जैसा क्वेश्चन था हु गेव थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आंसर था इसका फेरेडे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। देखिए क्वेश्चन लिखाया, इज चार्ज ऑफ 5.8 10 to the power minus 18 कूलम पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहली बात है कि मैं कैसे पता करूंगा ये पॉसिबल है या नहीं। तो एक सिंपल सी चीज है, जो चार्ज पॉसिबल है वो क्वांटाइजेशन फॉलो करता है, और जब क्वांटाइजेशन फॉलो होता है तो वहां सिंपल सी चीज है कि जो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू एन, इसमें n एक इंटीजर है, पूरा नंबर आना चाहिए। n की वैल्यू इस तरह की आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। n डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यदि आप कभी चेक करना चाहेंगे ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो आप n का कैलकुलेशन करके देखें। यदि n पूरा नंबर आ गया तो पॉसिबल होगा, अगर n पूरा नंबर नहीं आया तो आप देखेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, वी नो Q इज इक्वल टू एन, इसके हिसाब से अगर n निकाल दो तो ये Q बाई E हो जाता है। और अगर आप Q देखें तो Q क्या है, तुमने कहा ये गिवन चार्ज है 5.8 10 to the power minus 18। तो Q है हमारा 5.8 10 to the power minus 18। E क्या होता है, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.6 10 to the power minus 19। देखिए ये छोटे जो चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। तो E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वो 1.6 10 to the power minus 19। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए सभी जानते हैं 5.8 जो है उसे 1.6 से आप डिवाइड कर लें, रिजल्ट आपका आएगा 3.625। और ये जो 10 की पावर minus 19 है ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में आ जाएगी, और ये हो जाएगा 10 की पावर minus 18, और ये जब ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कई बार बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो बातें याद रखिए, कभी भी कहीं अगर 10 की पावर x और 10 की पावर y इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है 10 to the power x plus y। ऐसे कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे होगा 10 की पावर x की पावर y। तो इस केस में यदि आपको सॉल्व करना है तो होगा 10 की पावर xy। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे दोनों चीजों में क्या अंतर है। जब ऐसे लिखा होता है तो ये सॉल्व होता है, और जब ऐसे लिखा होता है तो ये सॉल्व होता है। इसको दिमाग में रखेंगे। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने इसे सॉल्व किया। तो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखूंगा कि पावर जो है साइन के मुताबिक, पावर साइन के मुताबिक सॉल्व होंगी। तो हम देखते हैं -18 + 19 ये +1 बचेगा,
इसलिए आपको यहाँ पे +1 मिल गया। तो आपका जो यहाँ आंसर आया है यह आया 3.625 इंटू 10 टू द पावर +1। अगर आप इसमें 10 भी मल्टीप्लाई करने इधर तो ये आएगा n इज इक्वल टू 36.25। अगर आप ध्यान से देखें 36.25 ये इंटीजर नहीं है, ये पूरा पूरा नंबर नहीं है, और चूंकि ये n पूरा पूरा नंबर नहीं आ रहा तो इसलिए ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बड़ा एक सिंपल सा, जैसे मैंने कहा, अगर कभी कोई आपको कोई चार्ज देके पूछता है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, n निकाल लें। अगर n पूरा पूरा नंबर आएगा तो पॉसिबल है, अगर n पूरा नंबर नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल तरीका होता है q इज इक्वल टू n ही करें, n का फॉर्मूला बनाए q बाई e। q आपका ये चार्ज था, e आपका ये होता है। इसे जब सॉल्व किया गया रिजल्ट ये आया, और जैसे कि आप देख रहे हैं n यहां पूरा नंबर नहीं बन पा रहा, इसलिए चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है यह है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम। एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, वो आपको साफ साफ पूछ रहा है कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स का मिलके एक कूलम बनाता है, यानी सिंपल ही इज आस्किंग यू अबाउट n। तो जब आपको उसने 1 कूलम यानी q यानी चार्ज दे दिया, और वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n, तो बड़ा एक सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला q इज इक्वल टू n लगना है। तो वही फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया, q इज इक्वल टू m, उसमें हमने, क्योंकि हमें n निकालना था इसलिए हमने n को q बाई e लिख लिया है। अब q हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 कूलम, तो हमने 1 पुट कर दिया। e मैं बार बार आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, जैसे कि अभी आप पहले थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि अगर हम इस पर्टिकुलर को सॉल्व करें तो देखिए ये आया 1/1.6 10 टू द पावर -19, तो ये बन जाएगा, अगर आप देखेंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर +19। फिर हमने क्या किया, हमने यहां पे एक 10 अलग कर लिया, तो हो गया 10/1.6 इंटू 10 की पावर +18। तो अब आप खुद देख रहे हैं, जब आप 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25, और बचा रह जाएगा साथ में इसके 10 की पावर +18। तो आपका रिजल्ट जो आया n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक कूलम चार्ज डेवलप करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम। तो सीधा है, he is asking you about number and giving you charge, so you have to think about the formula in which both these quantities involve। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हम सोचे जिसमें चार्ज भी आ जाए n भी आ जाए, तो एक ही फॉर्मूला है q इज इक्वल टू ne, तो वही हम यूज करके यहां पे n निकाल लेते हैं q बाई e। जैसे मैंने कहा q 1 कूलम है, e 1.6 10 की पावर -19 होगा, और जैसे समझाया गया ये चीज ऊपर जाएगी 10 की पावर +19 बनेगी, और इसे हम चाहें तो इसे हम 10 इंटू 10 की पावर +18 कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, और 10/1.6 6.25 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहेगी एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, कई बार आया हुआ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और न्यूमेरिकल हम देखने जा रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would have to be removed from or added to a penny to leave it with a charge of 1 into 10 to the power -6 कूलम। मतलब एक सिक्का अपने पास है, उस सिक्के में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाए या कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए ताकि उस पे 1 into 10 to the power -6 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाए। अगेन अगर आप ध्यान से सुने, he is giving you charge 1 into 10 to the power -6 and he is asking you about n number, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाए। तो चार्ज है, n के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसा एक फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें दोनों चीजें आए, और वो है q इज इक्वल टू ne। तो वही लगाया गया q इज इक्वल टू ne, जिसमें q गिवन चार्ज होता है, n नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप, वो है, और ई एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जो कि 1.6 10 की पावर माइनस 19 के इक्वल है। तो हमारे क्वेश्चन में क्यू जो है वो है कि कितना चार्ज हमें बनाना है, 1 × 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू n हमें निकालना है यहाँ, और ई हमारा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यहां से आपको n मिलता है जो कि ये है। अगेन देखिए, अगर आप फोकस कर रहे हो तो 10 की पावर को सॉल्व करना ये आपको जरूर आना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, दे डोंट नो कि 10 की पावर कैसे सॉल्व होती है। तो देखिए यहाँ पे फिर वही चीज सामने आई, फिर वैसा ही एक चीज सामने आई। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये हम चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां बता रहे हैं आपको ये कि ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, क्योंकि ये चीज ऊपर चली जाएगी, पावर प्लस 19 हो जाएगी। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें ये प्लस 19 है और ये माइनस 6 है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो आप सबको पता है बनेगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 13। नाउ एक 10 अगर आप इधर कर लें, ये हो जाएगा 10/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 12। एंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 10/1.6 अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 10/1.6 अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सेम यही 6.25 मिलेगा। तो 10/1.6 करके आपको 6.25 मिलेगा, बाकी 10 की पावर 12 ये है ही, तो ये आपके सामने आ गया। तो फिर हमने देखा कि 6.25 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर ले लिए जाए या दे दिए जाए तो हमारे पास इतना चार्ज लेवल हो सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने या दें ताकि इतना चार्ज बने। तो इसलिए सिंपल है, बिकॉज n पूछा जा रहा है, q गिवन है, एक ही फॉर्मूला है q इज इक्वल टू n। q हमारे क्वेश्चन में ये है 1 × 10 की पावर माइनस 6, n हमें निकालना है, और e 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 गिवन है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि n अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, ये ऊपर जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, और फिर आप जब इसे सॉल्व करेंगे फिर प्लस 13 आ जाएगा, और 1 इसमें से एक 10 इधर ले जाएंगे, 10/1.6 6.25 आ जाएगा, और 6.25 इंटू 10 की पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लेने देने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतना चार्ज मिल पाएगा। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि एनसीईआरटी से भी है, जो कि एनसीईआरटी से भी है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स में रहा है, मैं बहुत अरसा हो गया पढ़ाते हुए, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तो प्रॉब्लम में आता ही है। और इसमें प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है, ये प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये क्या कि एक कप पानी कितना है, एक कप पानी कितना लेना है। तो देखिए एक बात आप समझिए, पर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम में रहता है बच्चे के लिए। और जो मैंने कहा मेजर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक कप पानी कितना। तो देखिए एक बात याद रखिए, बुक्स में वो 1 कप वाटर को 250 सीसी मान के चलते हैं, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक कप पानी को 250 सीसी ही लेके चले। अरे भाई, किसी के घर में बहुत मेहमान नवाज आदमी है, बड़े बड़े कप हैं, उसके घर में जब मेहमान आते हैं तो बड़े बड़े कप में चाय पिलाता है। तो जब बड़े बड़े कप में चाय पिलाता है तो भाई उसके हिसाब से तो 1 कप वाटर 50 सीसी हो जाएगा। एक कंजूस आदमी है, उसके घर में मेहमान आते हैं तो छोटे छोटे कप में पानी, छोटे छोटे कप में चाय पिलाता है, उसके हिसाब से 1 कप ऑफ वाटर 50 सीसी होगा। तो इसलिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 1 कप वाटर को ये कहेंगे वो 250 सीसी होगा, तो अपने मन से कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने यहां किया, हमने अपने मन से माना कि 1 कप ऑफ वाटर इज 100 सीसी। हमने माना कि 1 कप वाटर जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए पानी एक ऐसी चीज है
जिसमें हमेशा याद रखें 100 सीसी 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 100 सीसी 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सॉरी ब्रेक के लिए। तो जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि जब भी कभी हम बात करते हैं 100 सीसी ऑफ वाटर, ये 100 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर होगा, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी 1 है, और चूंकि पानी की डेंसिटी 1 है, इसलिए पानी में आप सिंपल एक कैलकुलेशन या सिंपल ये मेथड लगा सकते हैं। अगर आपके पास 500 सीसी है तो आप उसे सीधा 500 ग्राम मान सकते हैं, आपके पास 250 सीसी है तो आप उसे सीधा 250 ग्राम मान सकते हैं। तो वही हमने किया। तो जैसे मैं बोल रहा था कि 1 कप वाटर आप अपने मन से माने कि उसकी कितने सीसी के वो इक्वल है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ही माने। तो हमने 1 कप वाटर जो है उसे माना कि वो 100 सीसी है। अब जैसा मैं बता रहा था कि पानी की चूंकि डेंसिटी 1 है, तो आप 100 सीसी को 100 ग्राम मान सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए, जब भी कभी हम बात करते हैं, सभी को मालूम होगा, सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, मोलर मास वाटर का 18 ग्राम है। पानी का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, जिसमें 16 ग्राम तो ऑक्सीजन का हो जाता है और 2 ग्राम हाइड्रोजन से आता है, H2O। तो 16 ग्राम इसका हो जाता है, और अगर हम बात करें 2 ग्राम इससे आ जाता है, तो टोटल अगर देखें तो 18 ग्राम। तो पानी का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है। कहने का मतलब है जब पानी का 1 मोल लिया जाएगा, सभी को पता है 1 मोल होता है 6.023 10 to the power 23। तो जब पानी के आप इतने पार्टिकल लेंगे तो वो 18 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम ऑफ वाटर है 6.023 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें इतने पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इतने पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 18 ग्राम में इतने हैं तो अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम में कितने होंगे, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा टेक्निक होती है, सभी लोग जानते हैं, पढ़ा है सबने, कि अगर जैसे मैंने कहा आपसे कि 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम जो है 18 ग्राम में आपने कहा 18 ग्राम में हमारे पास 6.023 10 to the power 23 वाटर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो सीधा होता है कि हम 6.023 10 to the power 23 जो है इसको डिवाइड कर देते हैं 18 से, तो 1 ग्राम में इतने पानी के मॉलिक्यूल होंगे, तो 100 ग्राम में कितने होंगे, तो 100 ग्राम में निकालने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, जितने 1 ग्राम में है उसमें इंटू 100 कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 18 ग्राम में इतने पार्टिकल, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.023 10 to the power 23 अपॉन 18, तो 100 ग्राम में कितने होंगे वो निकालने के लिए आप सीधा इंटू 100 कर देंगे, आप सीधा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज अगर आप देखें तो हमने यहाँ किया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है 6.023 10 to the power 23 अपॉन 18 इंटू 100 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान रखें। खैर, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन, तो हमने कहा सर ये गिनने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं गिनेंगे आप चार्ज का पता नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज कितना है का पता करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू mE। तो अगर आप सब जानते हैं केमिस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप सबको मालूम होगा कि वाटर जो है उसको अगर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो H2O। अब H2O है तो H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और O में से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 10। तो इसलिए याद रखिए पानी के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसलिए प्रोटॉन्स की संख्या भी वही हो गई। अब हमें यह देखना होगा कि जो 100 ग्राम पानी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है। तो पहले तो आपको यह देखना होगा कि 100 ग्राम पानी में मॉलिक्यूल कितने थे, तो वो था 6.023 10 की पावर 23 इंटू 100 अपॉन 18, तो इतने मॉलिक्यूल थे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो यदि आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो प्राप्त हो जाती है वैल्यू, और वो है 3.346 इंटू 10 टू द पावर 25। यानी आपने कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है n जिसे कहते हैं आप, स्मॉल n जिसे कहते हैं आप, वो पता कर लिया। और जब एक बार ये पता चल गया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो क्वांटाइजेशन लगाना है, Q इज इक्वल टू mE फॉर्मूला
यूज करना है तो Q इज इक्वल टू एन फॉर्मूला हमने यूज किया, तो हमारा n जो था वो ये है, और अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू एन तो n हमारा ये है, E हमारा ये है, और सॉल्व करेंगे अगर आप तो इससे ये आंसर आएगा। तो एक बार तेजी से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना मौजूद है एक कप पानी में, तो सीधा समझ लीजिए आप अपने मन से 1 कप ऑफ वाटर लें, जैसे हमने लिया 100 सीसी, और ये ध्यान रखें क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 है इसलिए 100 सीसी 100 ग्राम है। पानी का मोलर मास 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम मोलर मास होने का मतलब है 18 ग्राम पानी में 6.023 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब 18 ग्राम में इतने होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे, आप 6.023 10⁻23 को 18 से डिवाइड कर दें तो 100 ग्राम में कितने होंगे। अगर ये आपने देखना है तो इसके लिए आप 1 ग्राम में जितने हैं उसमें 100 मल्टीप्लाई कर लें, और एक बार जब आपको पता चल गया कि कितने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद आप ये देखें एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जैसे आपको बताया गया टोटल 8 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के टोटल 10 होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं उसे आप जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या यानी n मिल जाएगी, और फिर उसके बाद सीधा सीधा Q इज इक्वल टू n फॉर्मूला लगाएं और उससे सॉल्व करके अपना आंसर बनाएं। धन्यवाद।